एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई मित्र, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या गाइस कहा जाए हेड ऑपरेटर रेडियो संपर्क के अंतर्गत जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए जीके प्लस साइंस की एक बेहतरीन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई मित्र, ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है आप सभी की परीक्षा के लिए। तो प्लीज़ आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा और क्लास खत्म होने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे इसकी जो पीडीएफ्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं। जो हमारे प्यारे भाई बहन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। आइए मित्र, आइए प्यारे भाई बहन आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है गाइस आपके सामने पहला। हाँ, एक बात आपको और बता दें गाइस कि मैं आपको 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि गाइस हमारा टारगेट है कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना। इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा ताकि आपके क्वेश्चन जो है अच्छे ढंग से कवर हो जाएं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, समय हमारे पास कम है, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। कौन सी नदी इसमें सिंधु की सहायक नदी नहीं है। अब देखिए गाइस, इसमें सिंधु की सहायक नदी में कहा जाए तो झेलम, रवि और गाइस जो आपकी चेनाब, झेलम, रावी और चेनाब जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। लेकिन गाइस यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यमुना जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि यमुना जो है ये गंगा की सहायक नदी है। तो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। अब देखिएगा, ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है और जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें अंतर बात की जाए तो पूंजी पर जो मूल्य है ये ह्रास के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हालांकि गाइस कहा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर कोई मित्र इसका आंसर दे सकता है इजीली। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें पूछा गया कि द लाइट ऑफ एशिया जो है ये किसे कहा जाता है, यानी एशिया की रोशनी जो है ये किसे कहा जाता है, एशिया का प्रकाश। तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था गाइस। तो इनका जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था और इनका इस बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ, एक बात आपको बता दें, इसकी गौतम बुद्ध से संबंधित मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो कि गाइस आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और गाइस इसके अलावा आपको हमारे वेबसाइट www.sarkarianswerkey.com पर आपको गाइस इसकी पीडीएफ्स भी मिल जाएगी, जो कि गाइस ई बुक की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे। योजना आयोग का गठन जो है ये किस सन में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताएं योजना आयोग का गठन जो है ये किस सन में किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो योजना आयोग है गाइस इसका गठन जो है ये 1950 में किया गया था। और गाइस उसके बाद 2015 यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, और गाइज उस समय से लेकर के आज तक योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये गाइज होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे, अशोक के स्तंभ यानी अशोक के पिलर को कौन से सुल्तान दिल्ली लाए थे। इसका आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से बताएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अशोक के स्तंभ हैं यानी अशोक के पिलर्स हैं इनको कौन से सुल्तान दिल्ली लाए थे, ये पूछा गया आपसे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन आपका जो है ये एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। अब कहने का मतलब है गाइस कि जो मधुबनी शैली है ये किस राज्य में प्रचलित है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 6।
मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि मधुबनी जो शैली है गाइस चित्रकला वाली, ये आपकी बिहार में प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका बिहार में प्रचलित है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बिहार बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे, हड़प्पा वासियों द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? यानी हड़प्पा वासियों द्वारा जो गाइस खोजी गई वस्तु या गाइस कहा जाए आयोजित वस्तु थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी वो कौन सी थी, ये आपसे इसमें पूछा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा धातु और बहुमूल्य पत्थर। सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, धातु और बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से आनुष्ठानिक स्थानगारों के निकट निर्मित अग्निवेदियों की कतारें मिली थी? गजब का क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8, सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से गाइस अनुष्ठानिक स्थानगारों के निकट जो निर्मित अग्निवेदियाँ थी, इसकी कतारें मिली थी। यानी कि गाइस कहा जाए तो जो हवन कुंड हुआ करते थे, इसकी कतारें वगैरह जो हैं ये कालीबंगा से ही मिली थी। दूसरी बात, कालीबंगा से गाइस काली चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियों के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। इसी वजह से गाइस कालीबंगा का अर्थ जो है काली चूड़ी माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पद PCXT का आशय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पद जो PCXT है इसका आशय क्या है? PCXT, अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। पीसी का मतलब तो आप जानते हैं पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन अगर कहा जाएगा इस XT का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, यानी बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हीलियम के नाभिक में होते हैं, अब पूछा ये गया है कि हीलियम के नाभिक में क्या क्या होते हैं। जैसा आप जानते हैं गाइस कि हीलियम, जैसे मान लीजिए हीलियम है, अब मेरे प्यारे भाई हीलियम के नाभिक में कहा जाए या आपसे पूछा जाए गाइस कि मतलब जो नाभिक होते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। हालांकि जब नाभिक कहा जाएगा तो आप कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जब हीलियम शब्द जोड़ दिया जाएगा तो हीलियम में गाइस केवल और केवल प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलें आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, कोयले की उपलब्धि को महत्व न देते हुए निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई? गजब का क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा VISL भद्रावती। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो गाइस जमशेदपुर है, यहाँ पर टिस्को जमशेदपुर गाइस स्टील कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। शांत घाटी यानी गाइस कहा जाए तो साइलेंट वैली किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझिएगा मेरे प्यारे भाई। जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, ये आपकी गाइस कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन सी केरल बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की यानी कि गाइस कहा जाए तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या जो है गाइस ये होती है आपकी 23 जोड़ी। 23 जोड़ी कहा जाए या आपसे कहा जाए गाइस 46, बात एक ही है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 46 होती है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी 46 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये किस राज्य में है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशियाई शेरों का घर कहलाता है? यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सा पार्क एशियाई शेरों का घर कहलाता है।
गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस देखो मेहनत और ये पूरी गाइस कहा जाए तो श्रद्धा से, पूरी लगन से हम आपके लिए लगे हुए हैं। तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था, ये पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आपका, वो हो जाएगा मोहम्मद शाह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जुड़वा शहर यानी ट्विन सिटीज जो है ये कौन से दो शहर कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताएं राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्विन स्टेट्स यानी कि गाइस जुड़वा शहर जो है ये किसे कहा जाता है, ये पूछा गया। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। एक तरीके से देखा जाए मेरे प्यारे भाई तो इसमें आपके जो भी ऑप्शन दिए गए ये सारे गलत हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट देखा जाए मित्र तो आपका होता है वो होता है चौथा स्थान। कैसा स्थान है वो है गाइस आपका चौथा स्थान। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, चौथा है। आगे, विमीय समीकरण की सहायता से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता? विमीय समीकरण की सहायता से इसमें हम क्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अब बताओ। अब देखो गाइस, भौतिक राशियों में परस्पर संबंध तो गाइस हम डायमेंशनल फॉर्मूला से ज्ञात कर ही सकते हैं। ठीक है, विमाहीन राशि की प्रकृति ये भी ज्ञात कर सकते हैं। विमाहीन क्योंकि गाइस हम देखो जहाँ पर डायमेंशंस लगाएंगे तो ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच ये नहीं कर सकती। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके अलावा भौतिक राशि का मात्रक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, प्रक्षेप का पथ जो है ये कैसा होता है? फिजिक्स के क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी करें तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए यहाँ पर प्रक्षेप का पथ जो है ये कैसे होता है? तो समझिएगा मेरे प्यारे भाई, प्रक्षेप का पथ जो है ये होता है परवलय के आकार का। कैसा होता है? परवलय के आकार का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल आक्सीय कारक इसमें कौन सा है? समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीय कारक इसमें आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लोरीन यानी Cl। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे, पानी यानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? यानी गाइस जो पानी का अणुसूत्र होता है वो होता है H2O। इसमें जो गाइस परमाणु हैं ये यानी कि गाइस कहा जाए तो परमाणु जो हैं ये किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ये आपसे इसमें पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सहसंयोजी बंध द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक यानी गाइस HDI जो है ये किस अर्थशास्त्री की देन है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा महबूब उल हक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महबूब उल हक। ठीक है, हाँ एक बात आप और याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया था? तो ये अमर्त्य सेन को दिया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गाइस HDI जो है ये किस अर्थशास्त्र की देन है? तो महबूब उल हक की। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह रामोसी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन गाइस। 7-8 सेकंड का समय भी ले लो इसके लिए और समझने के बाद आंसर दो। तो जल्दी से बताओ कौन सा विद्रोह रामोसी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है ना।
तो इसमें क्या हो जाएगा 1827 से 28 में उमाजी नायक के नेतृत्व में, हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा आपका 1827-28 में उमाजी नायक के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों के विद्रोह जो हैं, इसे गाइस रामोसी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बंगेरों ने विद्रोह किया था? इंपॉर्टेंट है आपका ये भी, तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर सौराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका सौराष्ट्र, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती तब कहा जाता है कि वह व्यक्ति निम्नलिखित नेत्र रोग से पीड़ित है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं जो हैं ये नहीं दिखाई पड़ती, मेरे प्यारे भाई कहने का मतलब है कि जब दूर की वस्तु ना दिखाई दे और नज़दीक की वस्तु दिखाई दे तो उसे गाइस कौन सा रोग है, यानी कौन सा दृष्टि दोष है, ये पूछा गया है 26 नंबर क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे भाई जब दूर की वस्तु ही स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो मेरे प्यारे भाई उसे क्या कहा जाएगा? मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मायोपिया, एग्जैक्ट सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जो है ये कब हुई? गाइस इसका आंसर आप बताएंगे, अनुमानित हालांकि माना जाता है। तो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जो है ये कब हुई, इसमें आपसे ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा माना जा रहा है गाइस कि 3500 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई होगी। तो राइट क्या हो जाएगा? 3500 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग यानी गाइस कहा जाए तो आपने सुना होगा गांव में कहते हैं कि शुगर हो गया है, तो शुगर का ही हिंदी नाम है मधुमेह, ठीक है। और इसके गाइस कहा जाए इसके उपचार के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। और ये किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन इंजेक्शन लगाया तो किसके होगा? इंसुलिन होगा ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इंसुलिन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो हैं ये कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट है, 29 नंबर क्वेश्चन, समझने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे, SDR जो है ये कौन जारी करता है? SDR जो है ये कौन जारी करता है? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है और सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? 31 नंबर क्वेश्चन, रेड आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर, वो हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा समाप्त किया गया? जैसा कि आप जानते हैं इसकी संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे हटा करके अब विधिक अधिकार या गाइस कहा जाए तो कानूनी अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है और ये चेंज किया गया है गाइस किस संविधान संशोधन द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर, वो हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 352 में किस बात का प्रावधान है? अब आप जानते हैं गाइस कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 352 है इसमें, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 300 जो गाइस 56 है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें गाइस राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और जो 360 है गाइस इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, जो कि इंडिया में अब तक कभी भी नहीं लगा है। तो वित्तीय आपातकाल अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कितनी बार लगा है तो क्या बताओगे? एक बार भी नहीं, ठीक है। आगे,
वायरलेस का आविष्कार जो है किसने किया था? वायरलेस, वायरलेस का मतलब समझते हो क्या होता है? बताएंगे, पहले इसका आंसर बताओ फिर बात करते हैं। राइट हो जाएगा जॉर्ज कैले ने, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा गाइस 35 नंबर क्वेश्चन है। संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों तथा इन अधिकारों की सीमित वास्तविकता में बड़ा अंतर है। ये गाइस जो कहा है किसने कहा है? फिर से समझ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया है। संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों तथा इन अधिकारों की सीमित वास्तविकता में बड़ा अंतर है। ये जो है ये किसने कहा है? ये कहा था नॉर्मन डी पामर ने। तो नॉर्मन डी पामर ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा गाइस आपके सामने इसका आंसर, जो कि आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे मित्र टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर गाइस आप टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब आइए मित्र आज के इस क्लास में ही हम कवर कर लेते हैं आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं ये मैंने एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रश्नों को कवर कर लिया था, और अब हमारी बारी थी एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न को, जो कि 2020 में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम आपका गाइस 13 अगस्त से 24 अगस्त 2021 के बीच हुआ। ये गाइस जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे एसएससी सीजीएल की परीक्षा में, वो सारे इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी एक इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऊर्जा की। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गाइस एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए प्रश्न है आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? वो गाइस कौन से होते हैं, कौन सी प्रक्रिया होती है? क्वेश्चन नंबर 2। उसे कहा जाता है गाइस कन्वेक्शन, यानी कि गाइस कहा जाए तो संवहन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने क्या कह रहा है? निम्न में से किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है? आपको बताना है कि इसमें किसकी विमा जो है ये रेखीय संवेग की विमा के समान है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर आवेग की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे ये शायद इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश में ही टाइप हो गया है तो मैं समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन है कि विद व्हाट डू यू डिवाइडेड थ्रस्ट इन अ लिक्विड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर्स? कहने का मतलब है गाइस कि आप क्या पाएंगे जब गाइस लिक्विड यानी कि गाइस जो द्रव है इसको गाइस दाब और वॉल्यूम यानी कि गाइस कहा जाए तो आयतन से भाग देंगे। कहने का मतलब है बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस क्षेत्रफल, यानी कि गाइस कहा जाए तो एरिया। ठीक है, राइट क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे ये भी क्वेश्चन इंग्लिश में ही हो गया है, चलो कोई बात नहीं। एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाई एन इम्पल्स सच एच एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जो इम्पल्स होता है यानी कि गाइस कहा जाए तो जो आवेग होता है, और जो मेरे प्यारे भाई अर्थक्वेक यानी भूकंप होता है, या गाइस कहा जाए तो जो मतलब एक्सप्लोजन होते हैं यानी गाइस क्या कहा जाए उसे, मतलब जो धमाके होते हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे बम फूटने के उसी के धमाके होते हैं, उसे गाइस क्या कहा जाएगा? उससे कौन सी वेव जो है ये जनरेटेड होती है यानी उत्पन्न होती है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो वो होती है गाइस आपकी सिस्मिक वेग, यानी कि आपका हो जाएगा सिस्मिक तरंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य जो है ये किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तरंग वेव, यानी कि गाइस कहा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश में ही हो गया है, चलो कोई बात नहीं। Which of the following is one of the metals used in LED सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी? कहने का मतलब है गाइस कि LED के सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, यानी LED के जो गाइस आपका सेमीकंडक्टर होता है, इसमें कौन से मेटल्स को यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछा गया है आपसे। सही आंसर हो जाएगा एलईडी में गाइस कौन सा मेटल होता है, वो होता है आपका गैलियम। और गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि बल्ब यानी विद्युत बल्ब जो गाइस आपका 100 वाट का होता है या फिर गाइस कहा जाए 0 वाट का होता है, इसमें जो गाइस आपके टंगस्टन होते हैं ये किस धातु के बने होते हैं? तो ये आपके होते हैं नाइक्रोम के, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, टंगस्टन का बना होता है गाइस जो विद्युत बल्ब का होता है फिलामेंट, ठीक है। आगे, और नाइक्रोम से जो बना होता है गाइस वो होता है हीटर का तार, तो आप इसको याद रखेंगे, हीटर से गाइस नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का तार जो है हीटर से बना होता है। और जो गाइस आपका होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। सही आंसर हो जाएगा उसे जीमान प्रभाव कहा जाता है, जीवन प्रभाव कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। गाइस राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्य, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखिए समझिए। निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती हैं? ये सबसे पहले किसने इसको गाइस कंक्लूजन निकाला था, ये आपसे इसमें पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक बाह्य अभिकरण यानी एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। आपको बताना है कौन सी अभिकरणीय एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बल यानी फोर्स, यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बल। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, यानी गाइस जो वेबर प्रति सेकंड है ये किसके बराबर होता है? तो जो वेबर प्रति सेकंड है गाइस ये होता है आपका किसके बराबर? ये होता है विभवांतर के बराबर, यानी वोल्ट के बराबर। तो राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। आगे, पारसेक जो है किसकी इकाई है? ये भी आपके सीजीएल 2020 में ही पूछे गए सारे प्रश्न हैं। और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पारसेक जो है गाइस ये दूरी यानी कि लंबाई की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो भी बता रहे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी शायद इंग्लिश में ही हो गया है। आज गाइस टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन टाइप हो गए हैं, तो जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है वो माफ़ कर देंगे। हालांकि मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन अगला कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एंड 45 लैटिट्यूड ऑफ वाटर ऑन द कैल्सियस स्केल? कहने का मतलब है गाइस कि कौन सा इसमें स्टैंडर्ड जो पॉइंट्स है गाइस, बॉइलिंग पॉइंट्स है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, जो सी लेवल पे होता है गाइस 45 डिग्री के लैटिट्यूड में, वो इसमें कौन सा पॉइंट है? ये आपसे इसमें पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस 100 डिग्री सेल्सियस। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? फ्यूज जो है किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? आपसे ये पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा अति भारण यानी ओवरलोडिंग से। गाइस कहते हैं ना कि अगर ओवरलोडिंग ज़्यादा हो जाएगी अगर लाइट पे बिजली पे, तो गाइस जो फ्यूज होती है या जो गाइस घर के भाषा में कहा जाए तो एमसीबी ये जो है गाइस ये गिर जाती है ना। तो राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे, निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? संरक्षी बल की विशेषता इसमें कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16। ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा क्षय हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फेरे यानी राउंड ट्रिप में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता, गलत, शून्य हो जाता है।
इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, गलत, ये भी गलत है, पथ पर निर्भर ही नहीं करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने योग्य होता है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है मित्र, राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न, सभी गैर शून्य वेक्टर यानी सदिश को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो जल्दी से बताने की कोशिश करें, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उसे उपयुक्त वेक्टर यानी प्रॉपर वेक्टर्स कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैं मानता हूँ मेरे प्यारे भाई कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके थोड़ा सा लेवल से ऊपर हैं, या गाइस कहा जाए तो थोड़ा सा आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई टफ के चक्कर में अगर आप पढ़ो ही ना तो ये गलत बात है ना। किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है मित्र, राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी इंग्लिश में ही टाइप हो गया है। चलो बताओ, शायद अब ये आखिरी क्वेश्चन होगा। मतलब गाइस इंग्लिश टाइपिंग का आखिरी क्वेश्चन होगा, वैसे तो भी आपके और क्वेश्चन है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट। कहने का मतलब है गाइस की जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है इसे क्या कहा जाता है, जिसमें गाइस जो फायर से कैचेस कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 19, इसे गाइस कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर, राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को, क्वेश्चन नंबर 20, उसे कहा जाता है ससंजक बल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी ससंजक बल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे कूलाम प्रति सेकंड जो है किसके बराबर होता है? अब जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि धारा जो है ये किसके बराबर होती है? धारा जो है गाइस ये होती है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। और आवेश का मात्रक क्या होता है? ये होता है आपका, वो होता है गाइस कूलाम, और जो समय है इसका मात्रक जो होता है ये होता है आपका सेकंड। ठीक है, तो कूलाम प्रति सेकंड जो है गाइस ये किसके बराबर हो जाएगा? आवेश यानी कि जो है, और जो समय है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एम्पियर यानी विद्युत धारा के बराबर, राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। एसआई उपसर्गों के संदर्भ में 10 टू द पावर 15 को क्या कहा जाता है? 10 टू द पावर -15 को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, उसे कहा जाता है फेमटो, क्या कहा जाता है? फेमटो कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा रमन प्रभाव, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गाइस बचा है आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो कि गाइस 12 अप्रैल से 19 अप्रैल और 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच आपकी परीक्षा चली थी। उसके क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। ठीक है मित्र, तो आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे, हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। तो मेरे प्यारे भाई मित्र, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की, हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।